हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और अभी बिल्कुल ही स्ट्रेस्ड फ्री फील कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज पेपर का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि पेपर 6C कैसा आया है। जहाँ तक मैंने पेपर को पढ़ा है तो मुझे तो ये पेपर मतलब बिल्कुल इजी लगा था। लेकिन मैंने ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट का रिप्लाई देख रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि किसी का पेपर ही अच्छा नहीं गया। कोई बोल रहे हैं मैंने 70 का अटेम्प्ट किया, कोई 60 का अटेम्प्ट किया, कोई 80 का अटेम्प्ट किया और पेपर मैनेज नहीं हो पाया। 5:30 बजे तक सिर्फ 2 केस स्टडी कर पाए थे। तो ये सब क्या है बताइए। जब मैंने इतना कुछ पहले ही बता रखा था, डिस्कस कर रखा था, फिर भी अगर ये हाल है तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए रियलिटी चेक का समय है। अब तो आपको रियलिटी से रूबरू होना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, जो कि ऐसा ऐसा मतलब पेपर ऐसा इजी आने पे भी क्यों अटेम्प्ट नहीं हो पाया। क्योंकि आपको अगर अपनी वीकनेसेस पता होगी तभी आप अच्छे से फिर प्रिपेयर कर पाएंगे। मैंने एक इंटरव्यू अपलोड किया था मेरे एक फ्रेंड के चैनल पे, तो उस पे आप जाके देखिए कि मैंने कैसे स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको केस स्टडी पढ़ना कैसे है। उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। केस स्टडी पढ़ना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेपर पता होते हुए भी बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे जो कि सिर्फ 2 केस स्टडी कर पाए थे 5:30 बजे तक। बताइए इससे ज़्यादा अफसोस और क्या हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग देखिए क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आज सिर्फ 4 केस स्टडी का रिव्यू करेंगे और उसमें सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे सबके कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस देखने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ जो केस स्टडी का लेवल है वो कैसा होगा। क्योंकि मेन क्वेश्चंस ही है। क्वेश्चंस देख लेने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाता है, स्ट्रक्चर पता चल जाता है। केस स्टडी में क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्रक्चर लिखेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और पता करेंगे केस स्टडी का लेवल कैसा है। और मैं एक केस स्टडी का उसमें से आंसर भी देने की कोशिश करूँगा कि उसका ऑब्जेक्टिव मैं आंसर दे सकूँ। इसके बाद में धीरे-धीरे करके सारे केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर अपलोड कर दूँगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस स्टडी करते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने तो ऐसे बहुत कम वीडियो अपलोड कर रखे हैं पेपर 6 के अपने चैनल पे। लेकिन जो भी कर रखे हैं उसमें से लगभग 40 to 50% क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लगभग 40 to 50% जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आया है। थोड़ा घुमा के आया लेकिन आंसर आपको वही लिखना है, सेम लिखना है जो मैंने डिस्कस किया है। अगर वो ये भी आपने देखा होता तो मतलब अच्छे अटेम्प्ट तो हो ही जाते। तो कोई बात नहीं। चलिए अभी भी होप है कि जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं अच्छे से किए होंगे और अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर हो जाएंगे। चलिए केस स्टडी 1 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पढ़ना है। चलिए मैं एक बार फिर डिस्कस कर ही देता हूँ केस स्टडी पढ़ना कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना है। उसके बाद हमें आना है केस स्टडी पे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि क्या है। उसके बाद केस स्टडी पे आना है, केस स्टडी पढ़ना शुरू करना है। जैसे ही मैंने एक पैरा पढ़ा, जैसे देख रहे हो जैसे केस स्टडी 1 है, यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक पैराग्राफ ये हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ऐसे ही दिया हुआ रहता है ये केस स्टडी। तो ये पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इससे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है क्या। अगर आया है तो ठीक है, वो दिमाग में सेट कर लेंगे, फिर आगे पैराग्राफ में चले जाएंगे। फिर आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पैराग्राफ में नहीं आया है तो क्या आया होगा, ऑब्जेक्टिव आया होगा। तो तुरंत हम ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे और वहाँ पे एक नज़र मारेंगे कि इस पैराग्राफ से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा है और तभी के तभी वो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर लेंगे। फिर ये पैराग्राफ पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम चांसेस हैं कि इससे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया होगा। बहुत बार होता है लेकिन दूसरा जब पूछा गया तो देख लेंगे हम बाद में। तो इस तरह से केस स्टडी आपका छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप वो डिटेल में इंटरव्यू आप जाके देखिएगा और मेरे चैनल पे भी है और मेरे फ्रेंड के चैनल पे भी है, दोनों आप जाके देखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है। सब्जेक्टिव पहले तो देखते हैं। केस स्टडी 2 आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग इश्यूज़। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, देखते हैं अब क्या है।
State briefly which method of ALP determination would be the most appropriate method. Also compute ALP of the transaction between Sky Limited and Singapore Limited and Solar Limited. यहाँ पे सिंपली आपका ये डीटी से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली एआरपी का मेथड निकालना है और मेथड ऑफ एआरपी देखिए। मैं अगर आपने डीटी मैंने रिवीजन क्लास में बोला था कि डीटी को आपको बेहद अच्छे से करना है। डीटी का जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो बेहद ही अच्छे से रिवाइज करना है। डीटी में से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अगर आपने वो डीटी का पार्ट स्पेशल रेट वाले जो टैक्सेस हैं वो चैप्टर है उसको अगर अच्छे से किया होता तो ये मतलब अच्छा किया होगा। अगर आपने वो किया होगा तो अच्छा गया होगा आपका। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एएलपी निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ लेगा वो, कितना मुश्किल पूछ लेगा एएलपी में, क्या क्या दिल लिख देगा वो भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, कोई नहीं। अभी तो क्वेश्चन देखो। ये हो गया। और ये सेम क्वेश्चन लगभग सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में ऑलरेडी दे रखा है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में ऑलरेडी दे रखा है और स्पेशल रेट वाले टैक्सेस में भी ये सब ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला सेम क्वेश्चन। और पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन टफ आया है। मुझे तो इससे इजी क्वेश्चन ये लास्ट 2 अटेम्प्ट से जो आया है, पिछला अटेम्प्ट और ये अटेम्प्ट, इससे इजी क्वेश्चन कोई भी आज तक का नहीं दिखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। अगर आपको नहीं मतलब सच में, क्योंकि बोला ना मैं रियलिटी चेक का इसमें, अगर अब मैंने पहले अपलोड नहीं किया था वीडियो कि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बीच में, तो वो रिव्यू आपको देखना ही नहीं है। एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए फिर आप रिव्यू देखिए। तो रियलिटी चेक का समय है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपका लेवल क्या है। अगर ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया है, ये सब क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो प्रैक्टिस की कमी है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और भी अच्छे तरीके से। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू द tax in the hands of XY Company Limited and the tax liability for the assessment year 21-22 when the transaction of an off market transaction, अच्छा ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट में हुआ इन केस ऑफ शेयर ऑफ मून लिमिटेड एंड लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। 25% इसमें वो वाला ये देखेंगे 1112 ए वाला इसमें लग जाएगा। और सेम क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टडी मेट में। ठीक है। अगर स्टडी मैट से, मैंने बोला स्टडी मैट सिर्फ पढ़ना है। फालतू के लोग पता नहीं यहाँ वहाँ क्यों जाते हैं। सिर्फ स्टडी मैट पढ़ना है और इंस्टीट्यूट ने जो दे रखा है क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में। तो इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुझे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगा इसमें। आपको दोनों तरीके से बस कैपिटल गेन यहाँ पे निकालना है कि एक अगर ऑफ मार्केट में ट्रांजेक्शन होता है और इन द मार्केट अगर ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। Determine the residential status of Lakshman and compute his total income for assessment year 21-22. What would be your answer in case of Lakshman pays income tax 20% in country S with regard to the residential status under the Income Tax Act 1961? इस तरह के क्वेश्चन मैंने कितने ही डिस्कस कर रखे हैं, कितनी बार डिस्कस कर रखे हैं अपने वीडियो में भी देखिए। आप वीडियो सारे वॉच करिए, प्लीज़ आप सारे वीडियो वॉच करिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको अच्छे से मतलब पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन, फिर भी आप कभी जब खाना खाते हैं तभी वॉच कर लीजिए, तभी देख लीजिए आप सामने मोबाइल फ़ोन रख के। चलिए इसका तो ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे, बाकी की स्टडी का मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव डालता रहूँगा फिर और उसका आंसर डालता रहूँगा। और अभी तो केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है, लेकिन केस स्टडी 1 का हम ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं क्या है। द रूलिंग ऑफ AAR अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग on the base on the base on the basis of application filed by the Moon Company Limited is binding on the following parties। देखो सिंपली है, किस पे AAR बाइंडिंग होगा ये आपको लिखना है। चलिए हम इसका पैराग्राफ देखते हैं, कहाँ पे है कहाँ पे है। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। देखिए, मून कंपनी लिमिटेड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हिल टॉपिंग ऑफ USA। द एग्रीमेंट envisaged that the goods imported would be
assembled in the warehouse owned by Moon Company Limited, ठीक है, by the employee of Hilltop Inc. who visited India on deputation basis. Moon Company Limited filed an application before AAR to know the tax consequences of the transaction in the hands of हिल टॉपिंग। देख रहे हैं, अब इससे एक पैराग्राफ से सीधा एक उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। अब आपने अगर एक बार ये पढ़ना शुरू कर दिया तो आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ने जाएंगे आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमने पढ़ा कहाँ से है। तो मैंने जो तरीका बताया आपको पढ़ने का, उस तरीके से पढ़ना है। आप डिटेल्ड वीडियो मेरा जो इंटरव्यू है उसमें जाके आप देखिए, एक बार ज़रूर देखिएगा कि पढ़ना कैसे है केस स्टडी। तो देखिए, तो AAR बाइंडिंग किस पे होता है? एक तो जी एप्लीकेंट हो गया, एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फाइल करता है AAR के लिए, उस पे बाइंडिंग हो जाएगा। और किस पे बाइंडिंग होगा? और ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक होता है कि ट्रांजैक्शन में जो पार्टी है उस पर बाइंडिंग होगा। तो ट्रांजैक्शन में पार्टी कौन है? मून कंपनी लिमिटेड भी है, इस पर भी बाइंडिंग होगा। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, उस पर बाइंडिंग होगा। लेकिन ये क्या होता है, ITAT पे नहीं होता है बाइंडिंग, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे होता है बाइंडिंग। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। बोथ हिल टॉपिंग एंड मून कंपनी लिमिटेड इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मून कंपनी लिमिटेड वाज टू नो द टैक्स कंसिक्वेंसेस फॉर बोथ ऑफ देम एंड द CIT पे भी होगा एप्लीकेबल, ठीक है। बोथ हिल टॉप इंक एंड मून कंपनी लिमिटेड इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मून कंपनी लिमिटेड वाज टू नो, ठीक है। तो मुझे इसमें लगता है कि डी होना चाहिए आंसर, ठीक। अब 1.2 देखते हैं। एट व्हाट रेट मून कंपनी लिमिटेड मस्ट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और बाय वे ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय इट टू सरनोटो लिमिटेड। इग्नोर सरचार्ज को इग्नोर करना है, ठीक है। अब मून कंपनी लिमिटेड पेमेंट कर रहा है, मून कंपनी लिमिटेड मस्ट, अब इसको TDS किस रेट पे डिडक्ट करना है या इक्वलाइजेशन लेवी किस रेट पे डिडक्ट करना है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। इसमें ही है ये आंसर। Zomato Limited is a reputed digital advertiser in country X का है ये, ठीक है। Which has global reach, ठीक है। It has a branch in Kolkata to campaigning and procure advertisements from Indian companies। अच्छा, इसका ब्रांच है कोलकाता में और एडवर्टाइजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने के लिए, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मून कंपनी लिमिटेड पेड 5 lakhs to the branch of Zomato Limited for advertising its goods in digital advertisement platform to have global reach. The DTAA between India and country X provides withholding tax of 20% on fees for technical services। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Zomato लिमिटेड एक ग्लोबल कंपनी है जो कि एडवर्टाइजिंग का काम करती है और कंट्री एक्स में इसका प्रेजेंस है, लेकिन इसका एक ब्रांच भी है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में इसका ब्रांच है जो कि यहाँ पे देखिए वो ब्रांच क्या करता है, सिर्फ ऑक्सिलरी प्रिलिमिनरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और पिछला वाला भी जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किया वो भी डिस्कस कर रखा है अपने वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देखिए। तो और ये भी मैंने डिस्कस किया है पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ये भी डिस्कस किया और उसी का देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना के दिया हुआ है। तो जो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उससे सब्जेक्टिव भी पूछेगा, उससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो कोलकाता में इसका ब्रांच है जो कि ये ब्रांच क्या हो गया यहाँ पे, उसका PE हो गया क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, उसका PE हो गया। तो हम इक्वलाइजेशन लेवी कब डिटेक्ट करते हैं 6% पे, कि जब किसी NR को हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे NR का
एनआर को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका यहाँ पे क्या है, पीई है, तो इस केस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एनआर का जब कोई पीई इंडिया में प्रेजेंट होता है तो उसमें इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया कि एडवर्टाइजमेंट, अब यहाँ पे हमें देखना है कि टेक्निकल सर्विसेज है या नहीं है। TTW बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक्स प्रोवाइड विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 20% ऑन फी ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। तो इनकम टैक्स का अगर आप 194J पढ़िएगा तो वहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज का के डेफिनेशन में एडवर्टाइजमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज किस में, प्रोफेशनल फीस में इंक्लूड होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ना तो ये इस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, ना ही टेक्निकल सर्विसेज में आ रहा है, तो क्या होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। और वैसे भी बहुत सारे DTW में मोस्टली क्या होता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज जो भी हैं तो वो टैक्स होता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस में। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या आता है। नील नाइदर इक्वलाइजेशन लेवी इज एप्लीकेबल नॉर पेमेंट क्वालिफाई टू बी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो मुझे ये 1.2 का डी लग रहा है आंसर, की डी होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड का देखते हैं क्या है। व्हाट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस एडजस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ मून कंपनी लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 ऑन द रिपोर्टेड टर्नओवर ऑफ द एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ टेकिंग नोट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपेरेबल एंटिटीज़। तो चलिए इसका देखते हैं कि क्या है ट्रांसफ़र प्राइसिंग एडजस्टमेंट क्या होगा। हाँ, इसका प्राइवेट लिमिटेड मुंबई इज सब्सिडरी ऑफ मून कंपनी लिमिटेड। देख रहे हैं सारे के सारे केस स्टडीज़ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं, इस पैराग्राफ से ही उठा के पूछा हुआ है, तो आपके तो 5 पैराग्राफ ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो सब्सिडरी ऑफ मून कंपनी लिमिटेड इट इज engaged in the trading of electronic goods such as washing machine, refrigerator, television sets and air conditioners. It purchases from its associated enterprises Solar Pte Limited, Singapore, and also from unrelated parties Waterworks Limited, UK. For the financial year 18-19, the gross profit margin 15% on the sale of goods of Solar Pte Limited, and whereas it was 20% in case of the Waterworks Limited आफ्टर सेल्स। अच्छा, ये वाला लग रहा है दूसरा है कोई, ये वाला पैराग्राफ होगा इसमें। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 स्काई प्राइवेट लिमिटेड बोरोड 25 करोड़ फ्रॉम EXE Limited located in country P. The loan is eligible for interest 9% per annum. Interest payable for the financial year 2021 is 140 lakhs. ठीक है, total asset value Sky Limited on the date of the loan does not exceed 40 करोड़। ये भी लग रहा है दूसरे का है। There is no other borrowings made by it except the side loan. The DTW between India and country P। ठीक है, ये भी नहीं है। ये वाला है। मून कंपनी लिमिटेड एडमिटेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 13% ऑन टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। एट द टाइम द data relating to comparable entities were not available. However, at the time of assessment, data of 3 comparable entities are available for the same assessment year. The average gross profit of the other entity was 16%, 18%, 11% respectively after necessary adjustment. ठीक है, तो मून कंपनी ने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया 18-19 असेसमेंट ईयर का, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना 13% शो किया है। उस समय कोई ALP अप्लाई करने के लिए क्या था, कोई एप्लीकेबल कंपेरेबल एंटिटी अवेलेबल नहीं था। लेकिन बाद में जब AO ने असेसमेंट के लिए चूज़ किया मून कंपनी लिमिटेड का, तो उस समय ALP अवेलेबल कंपेरेबल एंटिटी जो थी वो अवेलेबल थी, तो उस हिसाब से कंपेरेबल एंटिटी का कितना आ रहा था 16%, 18% एंड 19% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये रेंज कॉन्सेप्ट लग जाता है, कब लग जाता है, जबकि 6 से ज़्यादा ALP हो। लेकिन यहाँ पे 6 तो है नहीं, यहाँ पे बस 3 है, तो इसमें रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। तो क्या लगेगा कि अगर कोई अगर कंपेरेबल एंटिटी नहीं है उस समय जबकि हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन अगर असेसमेंट के इस टाइम अवेलेबल है, तो AO क्या करेगा, उस कंपेरेबल एंटिटी को कंसिडर करेगा और उसके थ्रू ALP निकालेगा और उस ALP निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका
वेटेड एवरेज ले लेंगे 16%, 18%, 11% का, तो कितना हो गया 18 और 16 कितना हो गया 20, 20, 20, 20, 30, 34, 34, 35, 45, 45 को डिवाइड करेंगे कितना हो गया 15, 15 हो गया, 15% आ रहा है, लेकिन एएलपी कितना है 13%, तो कितना हो गया 2% का डिफरेंस आ रहा है, तो 2% 100 करोड़ का कितना हो जाएगा 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ का क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 2% से इनकम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 2 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगा, तो 2 करोड़ से इनकम बढ़ेगा, देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 200 लैक्स, यहाँ पे मुझे ए लग रहा है कि ए होना चाहिए आंसर। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर मून कंपनी लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करना है भाई, तो क्या है एपीए के लिए अप्लाई किया है। देखिए एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट के केस में क्या होता है कि एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट आपने अगर एपीए के लिए अप्लाई कर किया है तो क्या करना पड़ेगा आपको विदिन 90 डेज़, अगर आपने अप्लाई किया है डेट ऑफ एप्लीकेशन के विदिन 90 डेज़ आपको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करना है, या तो फिर विदिन 30 डेज़ ऑफ डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के करना है। विदिन 90 डेज़ ऑफ डेट एप्लीकेशन जो फाइल किया है उसके विदिन 90 डेज़ करना है, या तो फिर विदिन 30 डेज़ ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसमें से जो भी लेटर होगा तभी आपको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट तब तक फाइल करना है। तो इसमें देखते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो क्या है नवंबर है, और ये क्या है और इसमें क्या है एप्लीकेशन कब दिया है, अप्लाइड फॉर एडवांस रूलिंग, मून कंपनी लिमिटेड अप्लाइड फॉर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इन नवंबर 2020 एंड एपीए वाज साइंड ऑन 20 मार्च 2021। नवंबर 2020 नवंबर को अप्लाई किया है, नवंबर 2020 को अप्लाई किया तो विदिन 3 मंथ्स, तो इसका वैसे भी कम ही आएगा, तो नवंबर 2021 हो गया इसका फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च 21, तो नवंबर 21 हो गया इसका, नवंबर 21 हो गया इसका, क्या हो गया कहाँ गया भाई, नवंबर 21 हो गया इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नवंबर 21 विदिन 30 डेज मतलब 30 दिसंबर 2021, लेटर हो गया ये 30 दिसंबर 2021, इसका लग रहा है डी होना चाहिए आंसर। अब देखते हैं 1.5, हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन द इंटरेस्ट पेड टू EXE लिमिटेड बाय स्काई प्राइवेट लिमिटेड। स्काई प्राइवेट लिमिटेड कितना करेगा भाई स्काई प्राइवेट लिमिटेड, इंटरेस्ट कितना पे किया है पहले ये तो देखो, कहाँ गया ये रहा। During the previous year 2021, Sky Private Limited borrows 25 crore from X Limited located in country P. Loan is eligible for interest 9% per annum. Interest payable for the financial year 140 lakhs. 140 lakhs the total asset value. चलिए ये सब तो फालतू है। 140 lakhs का इंटरेस्ट पे किया है, तो इस पे हमें TDS कितना डिडक्ट करना है। ठीक है, देर वर नो DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री पी, DTAA तो है नहीं, तो क्या होगा इंटरेस्ट कितने पे टैक्स होगा, इंटरेस्ट कितने पे टैक्सेबल होगा यहाँ पे 40%, 40% अंडर सेक्शन 195 में हम डिडक्ट करेंगे TDS कितना 40% पे प्लस 2% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 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 कितना आएगा बी होना चाहिए यहाँ पे 5940,480, यहाँ पे 1.5 का बी होना चाहिए आंसर। तो ठीक है, इसका तो मैंने आंसर बता दिया कि स्टडी 1 का। आप लोग भी अपना अपना ऑब्जर्वेशन जो भी है, आपको लग रहा है कोई और आंसर होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब चलिए मैं अब क्या करता हूँ कि और भी जो केस स्टडीज़ हैं उनके कम से कम मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ उसके आंसर के, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा डालना ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए क्या है,
Assume Mr. Ram come to you in January 2021 to plan his tax affairs for the period up to 31st March 2021. Suggest the available tax regime, eligible investment, optimal tax liability within the four corners of law. ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि बेसिक सा आपको इसमें बस देख रहा है कि आपको मिस्टर राम आया है तो उसमें आपको बेसिक्स पता है या नहीं है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी किस तरह से आपको पता करनी है नहीं करनी है ये सब। चलिए, कंप्यूट नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ बालाजी इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन द एजम्पशन दैट देयर इज़ नो DTAA बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिंपल ये सारा पूछा गया है टैक्स रेट वाले चैप्टर से। मैंने इतना इम्फेसिस दे दे के बोला था आपको कि टैक्स रेट एकदम अच्छे से रिवाइज करो, एकदम अच्छे से रिवाइज करो, एकदम अच्छे से रिवाइज करो। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू रिवाइज इंटरनेशनल टैक्सेशन बिफोर वन मंथ एग्ज़ाम। उसमें आप देखिएगा मैंने कितना इम्फेसिस दे के बोला है आपको, कैपिटल गेन रिवाइज करो और टैक्स रेट वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो। कितने मार्क्स अभी आपने 2 के स्टडी में देख लिया कि आ गए उससे। द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू टैक्स द प्रॉफिट earned by Red GmbH from direct supply to customers in India through PE had no role to play in it। अच्छा, इंडियन ब्रांच कोई रोल प्ले नहीं करता। कितना सिंपल, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मेरे वीडियो डले हुए हैं इस पर। अगर आप वो भी अगर आपने देखा होगा तो अच्छे से इसे अटैम्प्ट किया होगा कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि आपने अगर मैंने ज़्यादा वीडियो डाला नहीं है, बहुत कम वीडियो डाला है, अगर उतना भी वॉच किया होगा किसी ने तो उससे कम से कम 40-50 मार्क्स के आ रहे हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। चलिए अब थर्ड में देखते हैं क्या है। देखिए, आपको लग रहा होगा सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के ना आपके दिमाग में आंसर उसका फ्रेम होना चाहिए कि इसमें क्या पूछ सकता है। जब ऐसा होने लगेगा ना तो उस समय आप समझिएगा आपका प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त हो चुका है। स्टेट द असेसमेंट ईयर फॉर विच द रोल बैक बेनिफिट वुड बी एप्लीकेबल। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकदम मैंने बहुत बार करवाया भी है ये। लेट ऑल्सो स्टेट द टाइम लिमिट फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न इन परसुएंस ऑफ APA वाला मैंने करवाया था कॉन्सेप्ट, उसमें ये सब करवा चुका हूँ। कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ राघव फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर फुल एग्जेम्पशन मेथड एंड एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। एग्जेम्पशन मेथड तो मैंने बता दिया आपको, एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन नहीं बताया, चलो ये भी बता दूंगा, कोई नहीं। एज अ टैक्स कंसल्टेंट on international taxation matters, you are requested to list out the activities which could be carried out by the liaison office of जूम लिमिटेड इन इंडिया। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि लाइजन ऑफिस क्या क्या कर सकते हैं एज पर UN मॉडल और एज पर OECD मॉडल। कि लाइजन ऑफिस जो है, लाइजन ऑफिस ऑफ जूम लिमिटेड इन इंडिया विदाउट एनी कंसिक्वेंसेस टेकिंग नोट टू UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ठीक है, जो इंडिया में जो लाइजन ऑफिस है वो क्या क्या कर सकते हैं तो वो लाइजन ऑफिस बना रहेगा, और क्या अगर कर देंगे तो वो फिर PE बन जाएगा। एकदम अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बिल्कुल ये सब बता रखा है। देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा केस स्टडी मैंने आपको बताया है। सेम केस स्टडी भले ही ना हो, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। और ऐसा आप कभी मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखिएगा कि सेम टू सेम केस स्टडी आपको पूछेगा। केस स्टडी सब लिखना आपको सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन बस केस स्टडी का क्या है, कहानी वो थोड़ा सा बना देगा, उसको घुमा देगा। मैटर सब कुछ वही रहेगा, बस कहानी अलग बना देगा। ठीक है ना। अब फोर्थ में देखते हैं क्या है। इस पे बोल रहे स्टूडेंट पता नहीं क्या पूछ लिया है इसमें, कितना टफ है। अटैम्प्ट नहीं कर पाया, मान सकता हूँ अटैम्प्ट नहीं कर पाया होगा, टाइम कंस्ट्रेंट होगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको अटेम्प्ट करना, अप्रोच कैसे करना है केस स्टडी, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता फिर तो दिक्कत है। येलो प्राइवेट लिमिटेड सिक्स योर एडवाइस एज रिगार्ड टू द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ एडवांस रूलिंग इट कुड हैव साउथ बिफोर AAR। It also wants to know when a ruling could have been declared to be wide and the time limit for giving such ruling of AAR। देख रहा है, बेसिक क्वेश्चन, वाइड कब होगा जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे फैक्ट का तो वाइड हो जाएगा। टाइम लिमिट सिंपल पूछ रहा है आपको, ये नहीं आता है फिर भी देख के आप आराम से लिख सकते हैं इसको।
इज़ द नोटिस इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर ब्लैक मनी एक्ट 2005। ये सब देखो, ये जो इसमें टाइम लिमिट पूछा है ना, ये सब आपको रटने का नहीं है। ये सब नहीं आता आपको, निकालिए, पलटिए, तुरंत निकालिए, AAR वाला हो तुरंत वहाँ से देखिए टाइम और लिख दीजिए। सिंपल ये, लेकिन पता होना चाहिए कि आपको वाइड कब होगा। ये सब आपको अपने मन से लिखना है अच्छे से बना के। Is the notice issued by the assessing officer under Black Money Act 2015 on Robert Tenable in law? सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है, ब्लैक मनी वाला एक केस स्टडी करवाया है, उसमें किया है। इज द जॉइंट कमिश्नर empowered in law to give direction to the assessing officer for assessment of Robert under the Black Money Act, and what is the time limit for completion of assessment under the Black Money Act? डिस्कस कर रखा है, आप जरूर देखिएगा वीडियो। स्टेट whether येलो प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टू फर्निश a CBC report in India. Also list the instance where the yellow private limited need not to file CBC report even। सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है कि ये ऑब्जेक्टिव में मैंने सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है कि कब CBC रिपोर्ट फाइल नहीं करना है, कितने पे करना है, कब तक करना है, ये सब डिस्कस कर रखा है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में डाल दिया है इसने। CBC वाला रिपोर्ट, CBC है, सेम कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में डाल दिया। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ Green Inc. for the assessment year 21-22 under the Income Tax Act। इनकम टैक्स लायबिलिटी तो कितना पूछ लिया है इसने, ठीक है। 4 क्वेश्चंस तो मैंने केस स्टडी डिस्कस कर दिए। फिफ्थ का मैं अलग से पूरे पे वीडियो लाऊंगा। फिफ्थ मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा है, फिफ्थ केस स्टडी, एक केस स्टडी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा है, बाकी मुझे चारों केस स्टडी बेहद ही ईजी है। इसमें कुछ नहीं है कि कुछ टफ है। अगर आपको ये टफ लगा है तो प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आप आप लोग बताइएगा मुझे, फर्स्ट वाले का तो आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने उसका आंसर क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया फर्स्ट वाला, उसका मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है। ओके, एन्जॉय योरसेल्फ। कुछ दिन एन्जॉय तो करिए अच्छे से, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, ठीक है। ओके, बाय।